परियोजना के बारे में बात की थी। बेसिक शिक्षा परियोजना और इससे पहले जितनी भी परियोजनाएं आई हैं, सबका जो उद्देश्य था वो ये था कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करना है। डीपीईपी या जिसको हम कहें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी इसी क्रम में चलाया गया एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, जो 1992 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में, उसका अनुसरण करने के लिए चलाया गया था। तो आज हम चर्चा करेंगे ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे जो मुख्य शिक्षण बिंदु हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये प्रोग्राम एक सामान्य रूप में क्या था, कब से कब तक चला और आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, इन सब चीजों के बारे में, और क्यों आखिर चलाया क्यों गया था। फिर उसके बाद इसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम 3 चरणों में चलाया गया था, इन 3 चरण की बात करेंगे। कुछ विशेष संस्थाओं को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो संस्थाएं कौन सी थी, उनकी बात करेंगे। इस कार्यक्रम में कुछ खास स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, कुछ विशेषताएं थी इसकी, उन विशेषताओं की बात करेंगे जो बाकी प्रोग्राम से थोड़ा अलग करती हैं। फंडिंग, इसकी जो फंडिंग है वो किसके द्वारा हुई, इसकी जो वित्त व्यवस्था थी, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाहरी जो संस्थान थे उनमें किसका कितना योगदान था वो। और फिर हम एक असेसमेंट करेंगे, ओवरऑल असेसमेंट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिन उद्देश्यों को लेकर चलाया गया था वो उसमें कहाँ तक सफल हो सका। तो सामान्य परिचय की बात करें तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके। ये प्रोग्राम 1994 में स्टार्ट हुआ था और 2009 में इसको एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही, जो कि अब इस समय एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, और उस 2009 में बहुत सारे प्रोग्राम इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे, तो डीपीईपी भी इसी के अंतर्गत विलीन हो गया। तो 1994 से 2009 के बीच में जो कार्यक्रम डीपीईपी के अंतर्गत चल रहे थे वो प्रोग्राम अब बहुत हद तक उन लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो चुकी थी, इसलिए जो बचे हुए लक्ष्य थे वो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। तो ये 3 चरणों में चला था। इस कार्यक्रम में फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों तरह की एजेंसीज के द्वारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो हमारा गोल था उसको पाने की कोशिश की गई। 3 चरणों में हुआ। हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण 1994 से स्टार्ट हुआ। 94 में कुल 7 स्टेट्स पे, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 7 राज्यों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और इनमें भी कुछ ऐसे जिलों का चयन किया गया जहां पर जो बालक और बालिकाओं की शिक्षा में असमानता काफी अधिक है, या जहां विशिष्ट रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, या जहां पर बच्चे प्राथमिक शिक्षा में इनरोल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, वह विद्यालय ही नहीं है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों का इसमें चयन किया गया। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया था कि अगर वहां पर विद्यालय है तो उसमें हर एक ग्रुप का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उनमें इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। तो जहां पर इनइक्वालिटी ज्यादा है वहां पर उसको बेस बनाकर हमने 42 जिलों का सिलेक्शन किया। पहला जो चरण था वो काफी हद तक अपने जो क्रियान्वयन था उसमें काफी सफल रहा। इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो 7 राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले एक बेसलाइन असेसमेंट प्रोग्राम चलाया। बेसलाइन असेसमेंट प्रोग्राम से मतलब है कि जो कक्षा 1 में जो बच्चा आ रहा है उसका उन्होंने क्या किया, एक मैथ में और लैंग्वेज में, गणित में और हिंदी में, भाषा में, हिंदी तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में, अन्य प्रदेशों में जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें उन्होंने उसका असेसमेंट किया। तो एक जनरल असेसमेंट किया गया, उसको बेसलाइन असेसमेंट कहा गया। उसके बाद कुछ समय के बाद, 3 साल के बाद दोबारा वो असेसमेंट किया गया
तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है या SC ST OBC या आदिवासी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनकी जो उपलब्धि स्तर है या उनका एनरोलमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये 3 साल के बाद जब सर्वे के रिजल्ट्स आए तो ये पाया गया कि ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट फेज था, ये बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। मतलब इसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाया। तो इसके पीछे अगर हम कारणों की अगर चर्चा करें तो कारण ये थे कि लोकल लेवल पे काम किया गया, डिस्ट्रिक्ट को, जनपद को मुख्य इकाई माना गया और जनपद के अंतर्गत भी जो गांव है उनकी भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसमें हमने समुदाय से वो लेकर समुदाय की मदद के द्वारा ये कार्यक्रम जब 94 में चलाया तो हमें काफी सफलता प्राप्त हुई। तो इसकी सफलता से उत्साहित होकर कुछ और राज्यों में भी हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा ये और इंक्लूड किए गए। जो पहले से 7 राज्य चल रहे थे वो तो चलते ही रहे। ठीक है, तो कुल मिला के ये 14 राज्य हो गए, इनमें ये कार्यक्रम चलाया गया। थर्ड जो स्टेप था, थर्ड चरण जो था उसकी स्टार्टिंग 2000 में हुई और इसमें जो राज्य थे वो 18 राज्य थे और वहां के 272 जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया गया। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई वो थी एनरोलमेंट को लेकर। हम लोगों का जो एनरोलमेंट रेशो था वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ और जेंडर इनइक्वालिटीज भी काफी हद तक कवर अप हो चुकी। यहाँ पर जो एक चीज लैक कर रही थी इन तीनों चरणों के बावजूद भी वो था क्लास इनइक्वालिटी। मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे या SC ST और OBC के बच्चे अभी भी उनका जो अचीवमेंट लेवल था वो डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था। हम जो इस पे उद्देश्य लेके चल रहे थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। अभी हम आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि ये 3 चरणों में हुआ। पहले चरण की सफलता जो थी उससे उत्साहित होकर इस सेकेंड चरण में और फिर उसके बाद थर्ड जो फेज था उसमें ये 272 जिलों में चलाया गया। अच्छा, इसके क्रियान्वयन के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो बेसिक शिक्षा परियोजना में आपने एक संस्था का नाम सुना होगा कि राज्य स्तर पर एक परियोजना परिषद की जो स्थापना की गई थी, उसका जो कार्यालय था राज्य परियोजना कार्यालय, उसको इसके क्रियान्वयन का दायित्व दिया गया। तो राज्य परियोजना कार्यालय को तो इसका क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन का दायित्व दिया गया। मगर अगर एकेडमिक हाँ मैम, जो थर्ड चरण चलाया गया था जो इसमें जो 18 स्टेट सेलेक्ट किए गए थे, इसमें जो बैकवर्ड जो 14 को इंक्लूड करके हुए कि अलग से? अच्छा नहीं, वो इंक्लूडेड रहे हैं, शुरू वाले जो है वो इंक्लूडेड रहे हैं। यस मैम, ओके, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं क्रियान्वयन की। तो जो बेसिक एजुकेशन परियोजना के रूप में हमारे पास एक महत्वपूर्ण संस्थान पहले से था जिसको हम बेसिक एजुकेशन परियोजना परिषद के नाम से जानते हैं, राज्य परियोजना परिषद। इसका जो कार्यान्वयन था, एग्जीक्यूशन था, वो इस राज्य परियोजना परिषद के द्वारा किया गया और जो इसको एकेडमिक सपोर्ट प्रदान किया गया वो सीमेट के द्वारा किया गया। जिला स्तर पर डाइट्स में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, डाइट ने भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया जो कि केवल इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही बनाया गया था और वो कोई परमानेंट पोस्ट नहीं थी। ठीक, तो अगर 2 संस्थाओं की बात करें जिनको महत्वपूर्ण कहा जाए तो एक तो राज्य परियोजना परिषद और दूसरा सीमेट। विशेषताएं इनकी, इसमें जो विशेषताएं थी वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें, डिस्कशन करें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण इसकी जो खूबी निकल के आती है वो है इसका डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो नियोजन है, प्लानिंग है, वो अब सेंटर से ना होकर अब उसके लिए क्या हो गया है, एक डिस्ट्रिक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। जब एक डिस्ट्रिक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है तो वो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स को इशू कर सकता है। हो सकता है किसी जगह
अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो हम कहते हैं कि इतने % एनरोलमेंट हमारा इन लोगों का होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही हमें नहीं मिल रही है तो जनपद स्तर पर ये सारी चीजें हमको मैनेज करनी चाहिए। जनपद में हमारा कहाँ पर लैग कर रहा है। कोई जिला हो सकता है जहाँ गर्ल्स का एनरोलमेंट ऑलरेडी काफी हो, कोई जिला हो सकता है जहाँ नील हो, या स्पेशल चाइल्ड। इस बार जो है स्पेशल चाइल्ड की भी हमने बात की कि जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उन बच्चों का एनरोलमेंट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें 100% एनरोलमेंट करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम जो है समस्या की जड़ तक पहुंच सके और उसका उस परिस्थिति में जो सर्वाधिक प्रभावी निदान था उसको कर सके। जनपद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही 5 साल के लिए प्रोग्राम बनाया गया और हर साल के लिए एक बजट जो है वो एलोकेट किया गया। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि इसमें स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया गया और 5 एरियाज थे जिन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। पहली बात थी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण पर बल देना, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने पर। दूसरा कि हमें सोसाइटी से पार्टिसिपेशन चाहिए कि सोसाइटी भी इसमें रोल प्ले करे, कि वो उनके बीच में जागरूकता कार्यक्रम चले, एनजीओस काम करें, उनके अंदर से खुद कुछ ऐसे लोग निकल के आए जो शिक्षा में सहयोग करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर लेकर जाएं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका पक्ष अगर हम कहें तो सामुदायिक सहभागिता थी। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया था कि जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना और इसके अलावा वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल देना। जो बच्चे स्कूल जहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर वैकल्पिक रूप से शिक्षा के केंद्र स्थापित करना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस पर इनमें खास ध्यान दिया गया। ट्रेनिंग दी गई, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कराया गया, गर्ल एजुकेशन की जो बात थी वो की गई, उस पर स्पेशल फोकस एम्फेसिस, और जो वैकल्पिक शिक्षा केंद्र है उनकी व्यवस्था। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो काफी महत्वाकांक्षी परियोजना थी। हम जिस समय 94 की बात कर रहे हैं उस समय जो अभी का रिसेंट मैंने इसके डेटा को जब सर्च किया है, ये 100% एनरोलमेंट की बात करता है कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। जो असर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, ये हर साल जो है एक एनजीओ है जो रिपोर्ट देता है एजुकेशनल स्टेटस पे इंडिया के संदर्भ में। वो 2018 में जो रिपोर्ट दे रहा है वो एनरोलमेंट का रेट अब ये है 97.2%, यानी लगभग 2.5-3% बच्चे ही ऐसे हैं जो शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं। लेकिन अगर हम 95-96 के डेटा देखें तो 39% बच्चा जो था, और ये 95 की रिपोर्ट है, और जबकि ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 93-94 में, तो हम एक लमसम कह सकते हैं कि 40% बच्चे जो थे वो एनरोल ही नहीं हो रहे थे। तो उन बच्चों को एनरोल कराना, ये इसका एक लक्ष्य था। दूसरी बात यह है कि ड्रॉप आउट, जो बच्चे एनरोल्ड हो रहे थे वो 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ दे रहे थे स्कूल, तो ड्रॉप आउट दर जो थी वो बहुत हाई थी। बहुत कम ही बच्चे प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर रहे थे। तो ये एक टारगेट रखा गया कि ऑलमोस्ट 90% बच्चा जो है वो स्कूलों में बना रहे और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करे। तो ड्रॉप आउट दर को 10% तक ले जाना इसका एक लक्ष्य था। शिक्षा के स्तर में सुधार, शिक्षा के स्तर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हमने फर्स्ट फेज में डीपीईपी चलाया था तो हमने एक बहुत ब्रॉड लेवल पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में हमने देखा था बेसिक असेसमेंट, बेसिक लेवल ऑफ जो है उसका बेस लाइन असेसमेंट जिसको कहते हैं, कि एक बच्चा ऑन एन एवरेज कितना जानता है। तो उस बेस लाइन असेसमेंट के हिसाब से हमने लक्ष्य तय किए कि हमको उसको कितना इम्प्रूव करना है। अच्छा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई कि इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। जो बेसलाइन असेसमेंट हुआ उसमें हमने देखा कि गर्ल्स उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं, बालिकाएं उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं जितना बालक कर पा रहे हैं, जो बेसलाइन असेसमेंट जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी कि जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं या डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं उनका भी अचीवमेंट रेट जो है उनका
सामान्य बच्चों से, सामान्य वर्ग के बच्चों से कम है। कुछ क्षेत्रों में भी विषमताएं पाई जा रही थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। और अगर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहां के बच्चों का जो असेसमेंट था उससे ये साबित हुआ कि उनमें जो उपलब्धि स्तर है वो कम है। तो ये असमानताएं जो थी बहुत ज्यादा थी। सपोज अगर एक नॉर्मल बच्चा या जिसको कहते हैं सामान्य वर्ग का बच्चा, बालक, स्पेशली बालक, अगर 70% तक नंबर ला रहा है, 70% अचीव कर रहा है, तो हो सकता है दूसरे सेक्शन का बच्चा 30% पर ही हो। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया कि ये जो डिफरेंस है अचीवमेंट में, इसको हमें 5% तक लाना है। तो असमानता को कम करने के लिए एक लक्ष्य बनाया गया कि जो भी इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति अथवा वर्ग के आधार पर हो, तो इन सब इनइक्वालिटीज को हम बहुत कम कर दें, बहुत नीचे ले आए और ज्यादा में ज्यादा ये गैप 5% का रह जाए। इसके अलावा जो भाषा और गणित पर खास तौर पर ध्यान दिया गया था। ये तो इनइक्वालिटी की बात थी। ऑन एन एवरेज हमने ये पाया कि जो बच्चा है वो 63% तक उसका ऑन एन एवरेज जो आ रहा था, स्कोर आ रहा था। हम चाह रहे थे कि इसमें 25% का इंक्रीमेंट हो। तो भाषा और गणित में जो औसत उपलब्धि दर 63 से आई थिंक कुछ 34% इसके बीच में जो है बच्चे अचीव कर रहे थे। तो इस अचीवमेंट रेट को बढ़ाना चाह रहे थे हम, 25% तक और बढ़ा दिया जाए, तो औसत उपलब्धि दर जो है उसको 25% और ऊपर ले जाए। इसके अलावा गणित और भाषा पर तो विशेष बल था ही, दूसरे भी जो विषय हैं उनमें भी एटलीस्ट 40% तक अचीवमेंट बच्चों की हो। तो ये इसके मुख्य लक्ष्य थे। बहुत सारे लक्ष्य इसमें से पूरे भी हुए, वो हम इसके प्रभावों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से देखें, सबसे पहला लक्ष्य 100% इनरोलमेंट कराना, दूसरा ड्रॉप आउट दर को कम करना, तीसरा शिक्षा के स्तर में सुधार करना, जो विभिन्न वर्गों की असमानता है वो 5% तक लेकर आना, जो औसत अचीवमेंट है उसको 25% तक ऊपर ले जाना, और मिनिमम 40% तक का अचीवमेंट लेवल, उपलब्धि स्तर प्राप्त करना। इस कार्यक्रम में 3 बातों पर, 3 पक्षों पर खास तौर से ध्यान दिया गया इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। पहला तो ये कि जब हम ये सारी चीजें पाना चाह रहे हैं, उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें कम से कम संस्थान और भवन तो चाहिए। तो जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर नए विद्यालय खोले जाएं, जहां विद्यालय हैं वहां पर उनकी बिल्डिंग में इम्प्रूवमेंट किए जाएं। ये सारी चीजें आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी पढ़ी थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद में हमने ओरिएंटेशन टीचर्स का किया, वो सारी चीज पी मोस्ट और SOPT वगैरह प्रोग्राम चलाए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। उन सारी चीजों से भी अभी हम काफी दूर हैं। ये डिस्टेंट गोल था ये 94 में, एक दूर का ख्वाब था कि हम जो है 100% इनरोलमेंट करें और क्वालिटी एजुकेशन दे पाए और जो इनइक्वालिटीज हैं उनको दूर कर पाए। तो इन सब चीजों पर फिर से फोकस करने की जरूरत है कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उसको हम इम्प्रूव करें। भवन और संस्थागत क्षमता में सुदृढ़ीकरण लाएं। गुणवत्ता में सुधार, ओबियसली हमने जो बेसलाइन असेसमेंट किया उसमें पाया कि जो बच्चा है वो फर्स्ट में जो बच्चा है या फिफ्थ में जो बच्चा है वो फर्स्ट के लेवल पे हम जो चाह रहे हैं वो अचीवमेंट नहीं ला पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी में लैग कर रहे हैं, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो। संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना, जो उनका अचीवमेंट लेवल है उसको बढ़ाना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। तो 3 चीजें हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा क्वालिटी और तीसरा अगर हम बात करें विस्तार करना या 100% एनरोलमेंट तक पहुंचाना। इसके लिए जो रणनीति बनाई गई उस रणनीति की चर्चा करें तो जो योजना निर्माण या क्रियान्वयन जो चलाया गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लेंगे, निचले स्तर तक की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो बालिका शिक्षा है उस पर विशेष बल दिया गया, स्कूल की इफेक्टिवनेस बढ़ाने पर बल दिया गया,
और जहां पर विद्यालय नहीं है या जब बच्चे स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, किसी काम में, स्कूल टाइम में अगर वो किसी काम में है तो शाम के समय विद्यालयों की व्यवस्था करना, पार्ट टाइम एजुकेशन देना, इस तरीके की चीजें करना। वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया। सामुदायिक सहयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसमें हमने जो समुदाय है उसका कोऑपरेशन लिया, और जो नेक्स्ट अगर बात करें समानता पर बल, जो इनइक्वालिटीज हैं उनको दूर करने के लिए कार्य किया, वो भी हमारी एक रणनीति थी कि जहां पर जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उस पर खास रूप से फोकस करें और टीचर्स को ट्रेन करें। इनमें से 2-3 चीजें आप देखेंगे कि शुरू से चलती चली आ रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं। और अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जब डाइट बना था तो उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि विकेंद्रीकृत हो व्यवस्था, लोकल लेवल तक जाए। इसी के अंतर्गत हमने जो बीआरसी और सीआरसी बनाए थे, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, वो भी इस योजना में भी चले, और उन्होंने एक विलेज एजुकेशन कमेटी की जो स्थापना हुई, वो सारी चीजें इंश्योर की गई। वो इसमें भी उन चीजों पर खास तौर से ध्यान दिया गया कि सामुदायिक सहयोग इन बीआरसी जो है विलेज एजुकेशन कमेटी है उसके थ्रू एश्योर की जा सके। तो ये प्रमुख रणनीतियां थी। इसको जो पैसा मिला, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इतने सारे जिलों में बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो इसको जो फंडिंग की गई उसमें चूंकि केंद्र द्वारा 85% सेंट्रली फंडेड स्कीम थी, तो 85% जो भी खर्चा हुआ वो सेंटर ने दिया और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने दिया। जो 85% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था, उसमें भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पूरे विश्व में शिक्षा की व्यवस्था को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। उनके द्वारा बहुत ज्यादा फंडिंग की गई, जिसमें हम यूनिसेफ का नाम ले सकते हैं। यूनिसेफ से सभी परिचित हैं, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा DFID, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड किंगडम का ऑर्गेनाइजेशन है। सीडा, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्वीडन का है। इनके द्वारा केंद्र सरकार को फंडिंग की गई। अब ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये हम केरल की रिपोर्ट हमने पढ़ी है, हम और नेशनल लेवल पर इस चीज की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑन जनरल भी ये पाया गया। केरल में खासतौर से लेकर चल रहा है। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें कहीं पर कोई डाउट हो तो क्लियर करें, अदरवाइज लीव करें। मैम ओ, कितने मिनट चला क्लास भाई? बहुत जल्दी खत्म हो रहा है।